जी प्लीज कंटिन्यू। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक ब्लेस्ड ग्रेटफुल एल मेंबर अर्चना जे फ्रॉम मध्य प्रदेश जबलपुर। अभी मैंने भानु भाई को सुना। जैसा कि हमेशा मीटिंग्स का एक ट्रेंड होता है कि पहले एल मेंबर बोलते हैं, पर आज मैं एक्चुअली कुछ इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं पहले नहीं, मैं ठीक है। आज ट्रेंड तोड़ के मैं बाद में मुझे शेयरिंग का मतलब स्पीकर शेयरिंग पे मैं स्पीकर पे बात कर रही हूँ। तो मेरा बोलना ये है कि बहुत कुछ मैंने भाई को सुना और सुनने के बाद बहुत कुछ समझ में आया कि ये हम जैसे हम एलानोन मेंबर्स होते हैं, तो अभी मैंने अपने ए भाई को सुना और एलानोन मेंबर्स हम लोग इन लोग के साथ मैं इतनी सारी चीजें रिलेट कर पाई कि मुझे समझ में आया कि हम लोग एलानोन मेंबर्स जो होते हैं ये एक्चुअली जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में कोई ना कोई ए मेंबर होता है, कोई हमारा। तो जैसे मैं एक एडिक्ट बच्चे की माँ हूँ और मतलब इस एलानोन के फेलोशिप में मैं पिछले 4 साल पहले ही आई हूँ, मगर मैं एक्चुअली हमारे घर में एडिक्शन जो है वो करीब 6, 7, 8 साल पुराना है। और मैं अपना थोड़ा सा मैं अपनी हिस्ट्री बताना चाहूंगी कि मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि जैसे मेरा बच्चा एडिक्ट हुआ, तो पहले तो जैसा होता है जनरली कि हमें पता ही नहीं पड़ता, और फिर धीरे धीरे उसके बिहेवियर डिफेक्ट्स जब सामने आते हैं, तो उस बिहेवियर डिफेक्ट्स के बूते पे हम धीरे धीरे चीजों को गेस करना शुरू करते हैं। फिर अल्टीमेटली ये एक विकराल रूप, जब कोरोना शुरू हुआ तो उस समय कोरोना में एग्जैक्टली समझ में आया कि ये क्या हुआ। और एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से कि मेरे अपने घर में मेरा अपना बहुत करीबी एक मतलब एडिक्ट हुआ, अल्कोहलिक ही हुआ। और उससे लेकर मैं खुद बॉम्बे कृपा फाउंडेशन में मैं खुद एडमिट करवाने गई, और मैंने उसका पूरा जो कुछ भी था उसका A to Z सब कुछ मैं जानती थी। मैं खुद एडमिट करवाने गई, और अब देखिए कि उसके ठीक 3, 4, 5 साल के बाद में मेरे अपने घर में एडिक्शन आया, और मैं नहीं समझ पाई कि ये मेरे घर में क्या हो रहा है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था। कभी कोई कोई इस तरह से होता है कि हम अपनी परवरिश में हमें कभी समझ ही नहीं आता कि कभी इस तरह के भी कोई रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो समझ ही नहीं आया था कि हमारे ये घर में। दूसरी बात, मैं एक ये बात स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे हम गॉड के ग्रेस की जो बात करते हैं, तो वाकई में ईश्वर की अनुकंपा जिन पर होती है ना, उस परम पिता की अनुकंपा तभी हमें फेलोशिप मिलती है, और तभी हम उस फेलोशिप में आने के बाद में वो उस ग्रेस को समझ पाते हैं, हम धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू कर पाते हैं। तो बेसिकली मैं यही बताना चाह रही थी कि पिछले मात्र 4 साल पहले मुझे ये फेलोशिप मिली। मतलब मैं इस फेलोशिप में आई जबकि कब से मैं जानती थी ये सारी चीजों को। तो ये तो एक बात हुई। अब मैं ये बात करना चाहूंगी, मैं अपनी शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगी कि किसी भी धर्म संप्रदाय, वर्ण, रंग भेद, अमीरी गरीबी, राष्ट्रीय सरहदों, सबसे ऊपर एक कॉमन सफरिंग को लेकर हम सब यहाँ एलानोन मेंबर्स जमा होते हैं, इन मीटिंग्स में आते हैं। जब तो हम सब एक ही नाव के सवार होते हैं, हम अपने ESH को शेयर करते हैं हमारे मेंबर्स के साथ में, और फिर इस तरह से हम मतलब हम जो कुछ भी हम क्योंकि चूंकि राय मशविरा का प्रोग्राम नहीं है, किसी तरह की सलाह मशविरा नहीं दिया जाता, तो ये ESH ही होता है जो हमें बहुत सारी चीजों को में अपने दुख तकलीफ को कम करने में, अपने आप पे काम करने में मदद करने के लिए ये ESH हमें बहुत बड़ा घर साथी साबित होता है। तो हमारे घर में जो कुछ भी है, मतलब 4 साल पहले की बात 4 साल के पहले की बात कर रही हूँ, जबकि मैं इस फेलोशिप में नहीं थी। उस वक्त की बात कर रही हूँ कि बाकी सब एलानोन मेंबर्स की तरह जिनके पास अभी फेलोशिप नहीं है, उनकी तरह
मैं भी एक बहुत हताशा निराशा से भरी हुई, एक बहुत मन में एक तूफान लिए हुए, बहुत एक छटपटाहट लिए हुए और जीवन जी रही थी। और अपने जीवन में आए हुए इस बड़े भारी विनाशकारी तूफान को लेकर हर वक्त अपने एडिक्ट को कल्प्रिट ठहराना, या मन ही मन उसे कोसना, या फिर उसके बारे में कुछ बुरा बोलना, उसके बारे में लोगों से बातें करना, उस अपने आप को सही साबित, क्योंकि हम एक उसमें रहते हैं कि हम क्या करें, हम किससे कैसे बताएं कि हमारे घर में ये है, तो हम अपने आप को क्लीन चिट देने में लगे रहते हैं। तो हर जिस किसी के भी अपने नियर एंड डियर वंस के पास में अपने आप को सही ठहराना, और ये इसमें उस बच्चे की गलती है ये ठहराना, तो ये सारा कुछ मैंने भी किया है। ये सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो अभी मैं भानु भाई से सुन रही थी कि उन्होंने क्या क्या किया, वो सारा कुछ मैं रिलेट कर पाई। और उन सब कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो जो हमारे ए मेंबर्स में होते हैं, उनके अगेंस्ट में जो हम जो बीमार मेंबर्स इनके साथ हो जाते हैं, इनके साथ रहते हुए, वो सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मैंने फील किया। मैं अच्छे से विजुअलाइज कर पा रही हूँ आज भी कि मैंने वो सारे कैरेक्टर डिफेक्ट से भरी हुई, तमतमाई हुई मैं जीवन जी रही थी। और अपने घर में मैं, मतलब हमारे घर में एक बड़ा बुरा सा माहौल था, एक ऐसा एक जहरीला माहौल था, एक जिसमें मैं किसी भी हाल में कभी भी फट पड़ने की स्थिति में थी। कुछ मेरा इस तरह से सोचना था कि हम लोगों को जो जीवन है ये एक ज्वलंत एक उदाहरण है कि हमारे घर में जाने कब क्या हो जाए मुझे नहीं मालूम। और मैं इस तरह से बहुत ही विचित्र सी मानसिक दशा के साथ में मैं रह रही थी। मेरे परिवार में हम लोग टोटल 4 लोग हैं, तो एक एडिक्ट को छोड़ के बाकी 3 लोग इतने ही हैरान परेशान, दुखी, कातर, और क्या मतलब अब तो बस मैं बहुत सारी ऐसी कैरेक्टर डिफेक्ट्स के साथ मैं एक बड़ा सा अपना कद किए हुए और जी रही थी। और फिर गॉड का ग्रेस कुछ यूं हुआ कि हमारे घर में कुछ ड्यूरिंग दिस एडिक्शन, जब पीक पे था ये एडिक्शन, तो कुछ हमारे घर में इस तरह से हुआ कि कुछ एक घटना ऐसी घटी कि उसके बाद में अचानक से वो जो मेरा प्रियजन था, जिसको मैंने मीटिंग एक बार कभी रिहैब सेंटर भेजा था, उसने मुझसे कहा कि क्यों नहीं ऐसे करते हो कि तुम लोग मीटिंग में आना शुरू करते हो। और आप जबलपुर जैसा एक शहर जहाँ पे आज भी एलानॉन मीटिंग बोल के एक ग्रुप है, ए मीटिंग बोल के एक ग्रुप है, ग्रुप तो 2 हैं पर एक्टिव बोल के एक ही ग्रुप है और एक ही एलानॉन ग्रुप है। और ये मीटिंग भी हम लोग के यहाँ हमारे यहाँ जो फाउंडर मेंबर है, कहना चाहिए एक तरह से, जिनने शुरुआत करी, उनने आज से करीब 12-13 साल पहले ये फेलोशिप यहाँ लाई। उसके पहले तो वो मेंबर्स भी बेचारे भोपाल जाया करते थे और हर हफ्ते 2 मीटिंग के लिए भोपाल जाते थे अपने एडिक्ट को लेके, और वहां पे मीटिंग करके, और फिर मतलब हर हफ्ते में 2 बार भोपाल के चक्कर लगाया करते थे। तो मेरे अपने शहर में ये मीटिंग चल रही थी और मुझे खुद को नहीं इस बात का कहीं से भी एक एहसास था कि मैं भी इन मीटिंग्स में जाऊं और मुझे भी यहाँ कोई मदद मिल सकती, क्योंकि एडिक्ट की तरह मैं भी डिनायल मोड में थी कि मैं नहीं मन स्वीकार करना चाह रही थी। मैं किसी भी नाते रिश्तेदार के पास, किसी भी फ्रेंड्स के पास, किसी भी मेरे अपने जो सहोदर हैं, मेरे अपने भाई बहन, मेरे अपने माता पिता, मैं इतनी शर्मिंदगी महसूस करती थी कि मैं कैसे इनके सामने बताऊं कि मैंने अपनी खुद की परवरिश में इतनी बड़ी कोई गलती कर दी कि मेरा अपना बच्चा एडिक्ट हो गया। तो ये एडिक्शन एक इतना बड़ा सामाजिक धब्बा लेके मैं चल रही थी, मान के चल रही थी। और जब मैं फेलोशिप में आई तो हमेशा की तरह, जैसे कि हर सारे मेंबर्स आते हैं इस फेलोशिप में, जब भी आते हैं तो उनका ऐसा सोचना रहता है कि शायद हम लोग इस फेलोशिप में आने के बाद अपने शराबीपन से मुक्त हो जाएंगे, हमारा बच्चा या हमारा जो भी लव्ड वन है वो शायद इससे निजात पा जाएगा, इसलिए हम इन मीटिंग्स में आए हैं। तो
पर इन मीटिंग्स में जब पहली बार मैं गई और मेरे जो वहां पे और साथी दोस्त मित्र थे मेरे में जो एल-एन-एन मेंबर्स थी मेरी, उनने जिस सहृदयता से, जिस करुणा से मुझे गले लगाया और मेरे मुझ रोते हुए को एक ढांढस बंधाया कि आप सुनिए, 2-3-4 मीटिंग आप सिर्फ सुनिए और उसके बाद में आप बस मीटिंग्स में आते रहिए। तो चूंकि हमारे पास कोई और इस चीज का, हमने तो अपनी तरफ से गंदा ताबीज, पीर बाबा की दरगाह, तो मतलब कहाँ हमने माथा नहीं टेका था, कहाँ ईश्वर के पास हमने धागे नहीं बांधे थे कि हमारे घर में अगर ये सब चीज से हम मुक्त हो जाएंगे तो हम आपके पास दर्शन करने आएंगे। भगवान आप कभी कहीं तो रहम करो। कहाँ हमने ईश्वर के रहम के लिए गुहार नहीं लगाई थी। और फिर जब मैं इन मीटिंग्स में आई तो हम लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आया कि चूंकि हम बेबस थे, हम बेहाल थे, हम कुछ नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स का ये से सुन के ये समझ में आया कि दिस इज द ओनली प्लेस कि हम जहाँ पे आके अपना दुख, अपना तकलीफ, अपनी कूड़न रिसेंटमेंट्स, अपनी जो भी हमारे भीतर की तकलीफें हैं, वो तकलीफें जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो सारी तकलीफें हमने यहाँ आके हम इन मीटिंग्स में कितने खुले दिमाग से शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट कि यहाँ एक एनोनिमिटी, सबसे बड़ी जो इसका नोबल एक बेसिक प्रिंसिपल है, एनोनिमिटी। तो दैट एनोनिमिटी एंड उसके बाद में कि हमें कोई यहाँ जज नहीं करेगा। तो ये 2 चीजों ने मुझे इतनी राहत दी कि मैं दिल खोल के यहाँ अपनी तकलीफों को बताना मैंने धीरे धीरे शुरू किया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना, हस्बैंड मेरे हालांकि आज भी इतना नहीं बोल पाते हैं, इतना नहीं ओपन अप होते हैं मीटिंग्स में, पर मैंने काफी क्योंकि माँ होने के नाते मैंने बहुत सारी चीजें जब्त कर रखी थी अपने भीतर, जाने कितनी कड़वाहट दफन कर रखी थी। और उस कड़वाहट के चलते मेरे व्यक्तित्व में एक विचित्र सा कसैलापन आ गया था। तो इस सब से निजात पाने के लिए बहुत जरूरी था कि मैं मीटिंग्स में अपना दिल खोलती, मीटिंग्स में अपना फिर मेरे जो है तकलीफें हैं उस पे बेस्ड मेंबर्स अपना ये से शेयर करते और फिर उस पे से मैं मेरे लिए जो काम का है वो मुझे रख लेना है, बाकी मुझे छोड़ देना है वहीं। तो ये फेलोशिप में आके मैंने ऐसा जाना कि एक हम जो होते हैं ना, जो हम शराबी के परिवार के जो लोग होते हैं ना, ये आम लोग नहीं रह जाते। इनके पास एक आम जिंदगी, कॉमन मैन की लाइफ नहीं रह जाती कहीं से भी। पर हाँ, इसमें आने के बाद मैंने एक चीज जानी कि इसमें आने के बाद धीरे धीरे हमने एक एक अपने स्लोगन्स पे, अपने टूल्स पे जब काम किया ना, तो मैंने जाना कि हम लोगों को हम उन आम लोगों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। हम लाइफ को लुक अ लिटिल बिट हायर करके देखना सीख जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में फंसना, जो हमारे फंसने की हमारी एक मानव प्रवृत्ति होती है कि सब कुछ अच्छा है तो उसमें भी कुछ पर ये कम है, उस चीज में से हम बाहर आना सीखते हैं। तो इस फेलोशिप की मैं जितनी जितनी अपना मतलब मैं बताऊं कि मैं ग्रेटफुल हूँ उतना कम है। और हमारे यहाँ जैसे मैं मानूं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ मैंने जो मतलब हमारी फेलोशिप भी यही कहती है और मैंने एग्जैक्टली बहुत सारे इस तरह के अनुभवों से मैं गुजर के मैं जब आई तो मैंने देखा कि हमारे जुड़ने का यहाँ जो कारण है ना, वो एक साझा दुख है, एक साझी पीड़ा है। वो पीड़ा, जो पीड़ा हम कभी किसी से नहीं कह पाते, किसी से नहीं कह पाए एल-एन-एन में आने के पहले तक। तो यहाँ आके जब हम खुले दिल से हमने अपनी पीड़ा कही, बताई, जानी, तो एक ऐसा एक इतनी एक्सटेंडेड फैमिली हमको मिली ना, जो हमारी एक्चुअल फैमिली से बढ़ के, जिसका हम एक वो फैमिली जिसके सामने हम अपना दिल खोल सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम खांदा ढूंढ सकते हैं रोने के लिए।
तो हम अपने घर की हर छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। उस डिस्कशन पे बेस्ड, बिना जज किए हुए हमारे मेंबर्स हमें रास्ता सुझा सकते हैं कि हमने तो ये किया था, अब आप बताओ, अब आप देखो आपके सिचुएशन में जो कुछ भी फिट होता है आप वैसा कर सकते हैं। तो इसके बाद में फिर मैंने देखा कि मैंने माना और जैसा हमारा फेलोशिप कहती है कि हम कभी भी किसी भी शराबी व्यक्ति या जो भी है उनकी पसंद या उन पर आधारित परिणामों को नियंत्रित कभी नहीं कर सकते। इस जगह पर मैं ये कहूंगी कि स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। एक हमारे बड़े भारी हमारे संत हुए हैं, उनका ये वाक्य था जो मैं बहुत बचपन से क्योंकि मैं बचपन से बहुत आध्यात्मिक तरह की रही हूँ, तो मेरा इस तरह की बहुत सारी अच्छी बातों को लेके चलना, कुछ उसूलों को जीवन में लेके चलना, ये मेरे एक स्वभाव में था। तो मैं हमेशा से इस बात पे काम करना चाहती थी कि ठीक है वो जो है सो है, बट मुझे इसमें क्या, अपने आप में क्या ठीक करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं दूसरों में मुझे अगर कुछ कमी दिखाई देती थी तो मुझे लगता था मुझे अपने आप में वो कमी दूर करनी है अपने आप के भीतर में। तो मैं हमेशा से इस पे काम करना चाह रही थी, और इस फेलोशिप में आने के बाद मुझे समझ में आया कि ये जो फेलोशिप है ये एग्जैक्टली हमारे अपने ऊपर काम करने की है, न कि हमारे घर के शराबी जो भी शराबी है, जो भी एडिक्ट हमारा लव्ड वन है, ना कि उस पे काम करने की। तो क्योंकि हमारे 12 स्टेप्स जो है वो भी हमें बताते हैं कि हमारी शक्तिहीनता का हमें एहसास कराते हैं। तो हम शक्तिहीन हैं, और अगर हम खुद को ही नहीं सुधार पाए, खुद को ही न संवार पाए, खुद के भीतर को न संवार पाए, तो फिर हम लाजमी है कि हम किसी दूसरे के ऊपर काम नहीं कर सकते। इसके लिए एक छोटी सी बात, एक छोटा सा एक बहुत अच्छा मेरे दिमाग में अभी उदाहरण आया कि एक बार की बात है, गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेके गई और बोली कि ये जो मेरा बच्चा है ना ये गुड़ बहुत खाता है, तो क्या आप इसको कुछ समझाइश दे सकते हैं कि ये गुड़ ना खाए ज्यादा। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं कि आप 1 हफ्ते के बाद आइए, फिर हम इस बच्चे से बात करेंगे। माँ को बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्यों ये इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो वापस चली गई और वापस फिर 1 हफ्ते बाद आई। तो उन्होंने माँ से कहा कि ठीक है आप बैठो बगल में, मैं बच्चे से बात करता हूँ। तो उनने बच्चे को सब भला बुरा समझाया, गुड़ ज्यादा क्यों नहीं खाना है, जो भी भला बुरा था उस बात के पीछे उन्हें समझाया बुझाया। तो उनने कहा, गांधी जी ने, माँ ने कहा कि बापू ये बात तो आप इस बच्चे को 1 हफ्ते पहले भी बता सकते थे, तो आपने आज क्यों इस बात की ये करी, मुझे 1 हफ्ते क्यों आपने बात बुलाया। तो बापू ने ये जवाब दिया था कि जो चीज मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं खुद गुड़ इतना ज्यादा खाने का शौकीन हूँ, मैं खुद गुड़ इतना ज्यादा खा रहा था, तो मैं उस बच्चे को कैसे ये ज्ञान देता कि बेटा तुम मत खाओ। कहने का सार ये है कि हर वो व्यवहार जो हम खुद खुद पर अप्लाई करते हैं ना, तो उस व्यवहार को ही हम किसी और में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का सार ये था कि हमारा जो लव्ड वन है, अगर हम खुद जो हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं उन पे हम खुद काम करेंगे, हम अपने आप को जो एक बीमार परिवार में रहते हुए, एक बीमार बच्चे के साथ रहते हुए, जो भी हमारे भीतर चारित्रिक दोष जमा हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, और आउट ऑफ कंट्रोल, हमारे अपने खुद के कंट्रोल के बाहर हैं, उन चीजों पे यदि हम खुद काम नहीं करेंगे खुद अपने ऊपर, तो हम उस बच्चे को कैसे ये संदेश दे सकते हैं कि उसको भी इस पर काम करना है। तो ये नियम देखिए, तो इसके लिए मेरा कहना है कि ये मैंने यहाँ पे ये सरेंडर वाली बात मैंने सीखी कि सरेंडर
मतलब कि हमको अपना पुरुष हमें हताशा या निराशा से भर के सरेंडर नहीं करना है। जैसा कि मैंने आज का अपने टॉपिक में रखा है कि सरेंडर और लेट गो लेट गॉड। तो सरेंडर पे मैंने जो बात करी है, तो मैं कहूंगी कि मुझे ये जो सरेंडर करना है ना ईश्वर के सामने, मुझे तो पहले ये समझना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हमारे घर में घट रहा है, तो इसके लिए मैंने इस पे काबू पाने के लिए मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिशें कर ली, लेकिन न ही एडिक्ट बदला, न ही हमें आत्म शांति मिली। तो हमने और बल्कि हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी उस शराबीपन और उस शराबी को काबू में लाने में अपनी सारी ताकत झोंक दी। और उसके एवज में हमने कुछ भी नहीं पाया, बल्कि हमने देखा कि परिस्थितियां कुछ ज्यादा ही बिगड़ती गईं। उस बच्चे के दिमाग में हम एक दुश्मन का रूप लेते गए, और उस बच्चे ने, और घर में एक और छोटा बच्चा था उससे मेरा, तो वो भी बड़ी बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। वो बाहर रह के पढ़ता था, वो घर वापस नहीं आना चाहता था छुट्टियों में। तो ये जो एनर्जी मेरी जा रही थी ना, व्यर्थ की चीजों में जा रही थी, व्यर्थ की नेगेटिविटी में मैं उलझ रही थी। तो मैंने देखा कि अगर ये फेलोशिप में आके मैंने ये सीखा, मुझे ये सिखाया फेलोशिप ने कि आप देखो कि क्या काम किसी भी चीज में एफर्ट्स कितने आप डाल सकते हो, और उसके उतने डालने के बाद आपको ईश्वर के सामने पूरी प्योरिटी के साथ आपको सरेंडर करना है। और अपने बच्चे को कहते हैं एक कंबल में लपेट के ईश्वर को के सुपुर्द कर दो कि हे ईश्वर, अब इस बच्चे की साजो संभाल, अब इसको मैंने आपके हाथ में दिया। मैं इसके आगे मेरे बस में नहीं है कुछ भी, मैंने मेरे बस का जो था मैंने किया, अब इसके आगे आप करिए। तो देखिए कि जैसे मैं तो माँ हूं ना, मैं अगर उस दृष्टि से देखूं, तो अगर मेरा जितना भी दिल दुखता है मेरे बच्चे के लिए, उसके साथ हुए बुरी चीजों के लिए, उसका जो वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ने से जो अवरोध जीवन में बन गए, जहाँ कहीं भी वो स्टक हो गया, तो इन चीजों के कारण मेरा जितना भी दिल दुखता है, वो जो सामाजिक रूप से वो एक उसमें एक शर्म में आ गई उसके भीतर, उसने कुछ दीवारें बना ली अपने आसपास, किसी से मिलना जुलना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करना है। तो ये जो उसने सब वो करने लगा, इससे मैं जितनी तकलीफ में आई, तो हम देखें कि ये जो इतनी बड़ी ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि के रचयिता ने हमसे पहले, तो वो ईश्वर है ना उस बच्चे का सब कुछ। तो उस हमसे वो ईश्वर जिसने जो इतनी बड़ी सृष्टि को निर्बाध रूप से संचालित कर रहा है, जहाँ हर चीज एक एक घटना, समय, एक एक मिनट का हिसाब उस ईश्वर के पास है, उस परम पिता के पास है। और सब कुछ उसके मतलब चलने, उसके करने से सारा कुछ इतना निर्बाध हो रहा है, और वो सब कुछ हो रहा है जिसपे हम पावरलेस हैं। तो अगर हमने ईश्वर को यदि अपना बच्चा समर्पित किया है, तो इसका मतलब ये है कि उस ईश्वर ने इस बच्चे की जो डेस्टिनी लिखी है, जो प्रारब्ध लिखा है, वो प्रारब्ध जिसपे हम शक्तिहीन हैं, हम खुद के प्रारब्ध को भी हम देखिए, हम अपनी तरफ से कर्म करना, अपनी तरफ से जस्टिफाइड रहना अपने कर्मों में, ये तो इन मनुष्य का करना बनता है। मगर इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, ये इस रिजल्ट्स पे हम कहीं से कहीं तक हमारा अपना कोई वश नहीं है। और हम ये रिजल्ट्स जो हैं, ये रिजल्ट्स वो हमें आखिरी में ईश्वर के सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तो उस बच्चे को जब हम अपने ईश्वर के पास सौंप देते हैं कि हे ईश्वर, अब आप ही इस बच्चे को संभालो, तो कहीं ना कहीं मैंने खुद महसूस किया कि मेरे अपने घर में ऐसा हुआ कि मैं इस प्रोग्राम में धीरे धीरे आई। मैंने जो एक एक टूल पे काम करना शुरू किया। पहला तो जैसे कि जिप योर लिप, मैंने एक काम किया कि मैं हर वक्त हर चीज पे रिएक्ट कर देना, बजाय रिस्पॉन्ड करने के एक रिएक्शन वाले मोड में रहना। तो वो रिएक्शन एक जैसे एक एटम बम फटता है, कुछ इस तरह से उस
बीमार बच्चे से कई 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 गुना ज्यादा मैंने रिएक्शन दिया है, क्योंकि मैं इस बात से अनभिज्ञ थी, मैं जानती ही नहीं थी कि ये एक बीमारी है, और इस बीमारी पे वो बच्चा खुद भी विवश है, बेबस है, वो खुद जानबूझ के इस एडिक्शन में, नशे में नहीं फंस गया है, तो वो खुद भी उसमें से बाहर आना चाहता है। ये सारी चीजें मुझे तब समझ में आई जब मैं प्रोग्राम में आई। मैंने इस फेलोशिप में आके मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर जब काम करना शुरू किया, मैंने अपनी जबान पे ताला लगाना शुरू किया, मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से नेगेटिविटी की वाइब्स उसको भेजनी बंद की। जब मैंने उस बच्चे में मैं एक लव विद डिटैचमेंट की उस बीमार और बीमारी को अलग अलग रख के, और मैंने जब उस बच्चे को अपने बच्चे को मैंने कंपेशन के साथ गले लगाने का साहस जुटाया। मैंने उसके लिए मेरे मन में जो कूढ़न थी, उन कूढ़न पे धीरे धीरे काम किया, और उस कूढ़न को मैंने कम करके, और मैं एक माँ के रूप में आई, जबकि मैं एक डिक्टेटर हो गई थी, एक टिपिकल डिक्टेटर, जिसे मेरा बच्चा कहता भी था कि आप कहीं से भी माँ जैसी मुझे नहीं लगती हो, आप एक टिपिकल हिटलर शाही का रोल करती हो। आप क्या जानो कि मैं अगर मैं इस एडिक्शन में हूँ तो मैं आप नहीं समझ सकते मेरा पेन। पर मुझे लगता था कि पेन पेन जैसे क्या बात होती है भाई, ये तो मजे करने के लिए शायद पी रहे हैं, इनको तो जीवन में इतना पिछड़ गए तो भी इनको तो समझ ही नहीं पड़ रही है कि ये कहाँ इनका जीवन ले जा रहे हैं। फिर कुछ 2-4 दिन की रिकवरी दिखी, उसके बाद फिर गले तक पी लिया। तो इस चीज से मैं इतना हैरान परेशान, इतना। पर मैंने जब एक एक टूल को लिया, मैंने एक एक चीज पे काम करना शुरू किया, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ये परफेक्शन का नहीं, प्रोग्रेस की फेलोशिप है। तो पहले मैं हूँ एक परफेक्शनिस्ट, ये भी मेरा एक कैरेक्टर डिफेक्ट है कि मैं एक बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ। मैं अपने हर रिश्ते में 100% देना चाहती हूँ, मैं अपने हर कर्तव्य में, अपनी हर ड्यूटी में 100% देना चाहती हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, एक मानव होने के नाते, कहीं ना कहीं मेरे अपने बच्चे में मैं अपनी छवि देखना चाहती हूँ कि वो बच्चा भी मेरी तरह हो। जबकि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरी इतनी ऐसी चूक थी जिसके लिए मुझे माफ किया जाना, ये शायद माफी, ये एक बहुत छोटा शब्द होगा, क्योंकि मैंने तो उसके एवज में, उस एक्सपेक्टेशन के आड़ में उस बच्चे को इतनी दुख तकलीफें दे दी कि मैंने उसे एक तरह से और एडिक्शन में ही ढकेला है। तो जब मैंने जाना कि नहीं, ये जो है, बीमारी ये एक बीमारी है, और मुझे इस बीमारी को मुझे दूर करना है, मुझे अपने बीमार बच्चे को अपने आप से दूर करना ही करना है। तो मैंने खुद इस चीज से परेशान होने के बजाय मैंने इस बात पे विचार किया कि मैं जो कुछ भी मेरा करना बनता था वो मैंने किया, और उसके बाद मैंने फिर इस बात पे विचार किया कि क्या ये करना, ये मैं खुद कर पाऊंगी, ये मेरे करने का है या ईश्वर के करने का है। तो फिर जब आप ईश्वर से तादाद में स्थापित कर लेते हैं, एकाद में स्थापित कर लेते हैं, आप मेडिटेशन का, जो हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्राम बताते हैं, मेडिटेट करने की एक बात करते हैं, तो उस मेडिटेशन में आपको एक जवाब आता है कि हाँ, ये आपने अपना काम पूरा किया, इसके आगे का तो काम आपके बस का नहीं है। तो फिर उस समय उस ईश्वर को मैंने चीजों को देना सीखा, और फिर मैंने वो ईश्वर को जब मैंने समर्पित करनी चीजें सीखी, सरेंडर करना सीखा, तो मैंने देखा कि मेरी आत्म शांति अपने आप धीरे धीरे आने लगी। मतलब कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि मेरे हस्बैंड इतने हैरान परेशान हो गए कि क्या करें, रात में 3 बजे, रात में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि अभी हमारे भानु भाई ने शेयर किया कि कितनी विकट परिस्थितियों में इन लोगों की जान चली जाती है, मतलब ये अपनी जिंदगी डाल देते हैं कितनी विकट परिस्थितियों में, कि ये हमारी कल्पना शक्ति की परे होता है कि हम उसके रिजल्ट्स क्या होंगे
सिवा बुरा नेगेटिव सोचने के हम फैमिली मेंबर्स कुछ और सोच ही नहीं पाते। तो ये जब हम इसमें जब मैं आई और मैंने देखा, एक सेकंड, मीटिंग हो गई। तो फिर मैंने उस ईश्वर को समर्पित करना चीजें जब सीख ली, मैंने जान लिया, तो मैंने देखा कि मैंने अपनी आत्म शांति की वजह से, अपनी आत्म शांति की बदौलत मेरे अपने बच्चे के साथ मेरे रिश्तों में सुधार आना शुरू हुआ। मेरे बच्चे में एक विश्वास का जागना शुरू हुआ। वो जो हमेशा ट्रस्ट इश्यूज को लेके मुझसे दूर भागता था वो बच्चा, उसके दिमाग में हर वक्त यही रहता था कि पता नहीं ये कौन सी बात किस जगह जाके मेरे बारे में बताने लगे। तो ये सारी चीजें तो ट्रस्ट इश्यू, तो वो धीरे 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 मेरा बच्चा वापस जिंदगी की तरफ लौटने का उसने मन बनाया, वापस अपने फैमिली की तरफ लौटने का उसने मन बनाया। और मैंने देखा कि मैंने बड़े पॉजिटिव चेंजेस अपने बच्चे में देखने शुरू किए। और सुधीर भाई बताइए कि मैं थोड़ा टाइम ज्यादा तो नहीं ले रही हूँ? नो नो, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके। तो फिर मैं ऐसे करके मैंने अपने घर में बहुत सारे चीजों को देखा है। और मैं कहूंगी कि एक आम इंसान में एक इतनी सारे चीजों, अगर हम वाकई में रोज एक एक दिन पे काम करें और ये जो हमारे टूल्स हैं और हमारे जो स्लोगन्स हैं, इनको वाकई जीवन में उतारना शुरू करें ना, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो उसमें कुछ इस तरह से निखार होता है कि वो निखार हमें बाकी के हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, उन सबसे बेहतर कहीं ना कहीं दिखाता है। ये मैं आउट ऑफ मैं कोई गर्वोक्ति नहीं कर रही हूँ। मैं एक बड़ी छोटी सी बात कह रही हूँ कि ये चेंज, एक हमारे व्यक्तित्व से एक संदेश सब तरफ जाना शुरू होता है कि यस वी आर समवन, हम ईश्वर के वो चुनिंदा बंदे हैं जिसमें उसने कुछ ऐसी क्वालिटीज को डेवलप करने का सोचा है, वो क्वालिटीज जो हमारे भीतर एक्चुअली थी, पर हम उन क्वालिटीज पे काम कर, मतलब जिंदगी में कहीं उलझे हुए हैं, कुछ थोड़ा सा पा लिया तो कुछ बड़ा सा सेलिब्रेशन करने लगे। तो ये एक छोटी छोटी चीजों में फंस के कहीं ना कहीं हम अपनी इन क्वालिटीज को ऐसी दबी हुई हालत में एक ऐसे पड़ी हुई थी कि जो हमने कभी जानी नहीं थी। पर ईश्वर हर किसी एक बच्चे के जन्म के पीछे एक रोल डिफाइन करके भेजता है। उस डिफाइंड रोल के साथ में अगर हम सोचें तो हम देखें कि ईश्वर हमें दुख देता है तो हमें मजबूत बनाने के लिए देता है। हम मजबूत कैसे बनेंगे? तो हम हमारे भीतर की उन तमाम शक्तियों को जगाकर इतनी विकट परिस्थिति जो हमें जिंदगी भर जिसको फेस करना है, जैसे कि बोलते हैं वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। तो इसमें से हमें इस परिस्थिति हर वक्त एक नई चुनौती के लिए, एक नए मोर्चे के लिए तैयार करने के लिए ईश्वर ने हमें ये परिस्थिति दी। और वो चाहता था कि हम में कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी चीजें निखर के आए जो हमें बाकी लोगों से अलहदा बना दे। हम कहीं ना कहीं उनसे अलग हम दिखाई दें, लोगों को समझ में आए कि कुछ तो चीज है, एक बार मिल तो लो वाली बात हो जाती है। और हम वाकई में चाहे जिससे मिले तो वो व्यक्ति हमें इस तरह से जानने लगता है। हमारा व्यक्तित्व में ये चमत्कार हमारे अपने भीतर घटित होने लगते हैं। कहते हैं ना कि यहाँ चमत्कार होते हैं। तो ये जो चमत्कार है जब हमारे भीतर घटित होना शुरू होता है ना दोस्तों, तो तभी ये जो चमत्कार है ये हमारे व्यक्तित्व में प्रस्फुटित होता है। और उस व्यक्तित्व से वो हमारा जो एडिक्ट है वो उससे धीरे धीरे एक एक दिन करके हम जो जकड़न है वो खत्म होना शुरू होता है। हम अपने बच्चे के करीब आना हमारा शुरू होता है। हम अपने परिवार में मतलब ऐसे कहते हैं कि अगर किसी फैमिली में कोई एक व्यक्ति भी सही से प्रोग्राम पकड़ ले तो उस
फैमिली में फिर चमत्कार होने में देर ही नहीं लगती। तो एक सहन शक्ति हम में आती है, हम एक सृजनशीलता, क्रिएटिविटी हमारी बढ़ती है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, और हम मतलब हम अपनी वो एनर्जी जिसको हम आज तक वेस्ट करते आ रहे थे, उस एनर्जी को हम एक पॉजिटिव मोड़ देना सीख जाते हैं। हम अपनी एनर्जी को एक अच्छे माहौल को बनाने में, रिश्तों को सुधारने में, अपने खुद के ऊपर काम करने में लगाने लगते हैं, और हम देखते हैं कि हम बहुत कुछ हमने अपने भीतर कर लिया। अब हम जैसे लेट गो वाली बात करें तो मैंने अभी चर्चा की ही थी आपसे कि हर वो चीज जो हम खुद, जो हमारे वश में नहीं है, वो हमें जाने दो बोल के हम उसको जाने दो, मतलब उसको हम अपने पुरुषार्थ को हम खत्म नहीं कर देंगे। हमें अपने पुरुषार्थ के साथ में इस जाने दो वाले मोड पे काम करना है कि ठीक है, ये मैंने अपने बस मेरी जो वश था उसमें जितना था मैंने किया, अब इसके आगे मैंने फिर ईश्वर पे छोड़ दो। तो हर वो चीज जिसे मैंने जाने दी ना, उसको मैंने उसके बाद ईश्वर पे छोड़ने वाली प्रोसेस पे मैंने डाली, और मैंने ईश्वर पे मतलब मैंने हमेशा से, जैसे हम छोटे थे तो हमारे यहाँ एक हमने ईश्वर को, अगर ऐसा नहीं किया तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं किया तो ईश्वर सजा देंगे। मगर तो उस पनिशिंग गॉड से हमने एक फ्रेंड गॉड, आज हम ईश्वर के सामने, जैसे हम कब ज्यादा, जब देखिए एक शराबी के या एक नशे से पीड़ित परिवार में तो हर वक्त कुछ ना कुछ हो सकता है। आप कितने भी प्रोग्राम की बात करें, मगर एक टाइम ऐसा आता है कि आप स्लिप होते हैं, और हाँ मैं भी होती हूँ स्लिप। इसमें मैं बिल्कुल इस बात को एडमिट करना चाहूंगी, तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि हाँ मैं भी स्लिप होती हूँ। पर जब भी स्लिप होती हूँ, जल्दी से तुरंत से एक चीज प्रोग्राम से सीख ली है कि वापस से अपनी पकड़ बना लेना, समझ लेना कि नहीं, मैं गलती करने जा रही थी, मुझे तो ये नहीं करना है, और मैं तुरंत वापस प्रोग्राम को पकड़ती हूँ, और मैं एक मतलब टूल पे काम करना शुरू करके ज़िपियर ले, फिर उसके बाद लास्ट में जो हमारा आता है कि लेट गॉड, और इस तरह से उस प्रोग्राम को पकड़ के मैं इतना तो मैं जानने लगी हूँ। मैं कह सकती हूँ कि मैं हाँ एक एक दिन करके मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैं प्रोग्राम को पकड़ के चल रही हूँ। और आज चूंकि मैं कुछ ऐसी मेडिकल इमरजेंसी में फंस गई शाम से कि मैंने आप लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा था बोलने का, अपने दिल को फिर एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे खोलने का, मगर एक मेडिकल इमरजेंसी में मैं फंसी। अभी भी मैं हॉस्पिटल से ही शेयर कर रही हूँ, जहाँ से मैं ऑलरेडी मैं प्री ऑक्यूपाइड हूँ बहुत सारी दूसरी चीजों के साथ में। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश की, पर मुझे नहीं पता कि मैंने कितना क्वालिटी आप लोगों को दिया, पर हाँ मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। और थैंक यू मेरे एल-एन-ओन मेंबर्स, मेरे साथी, मेरी एल-एन-ओन फैमिली, कि आप लोगों ने इतने प्यार से, इतने धीरज से मुझे सुना। और अगली बार जब कभी मौका मिलेगा मैं अपने बेस्ट, जैसा कि मेरे साथ है एक तकलीफ की, मैं 100% की कोशिश करती हूँ। आई नो कि आज मैं नहीं कर पाई, पर हाँ नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, और मैं अच्छे से अच्छा, मेरे पास जो कुछ है, ये देने का प्रोग्राम है ना, तो जो हमने लिया है वो हम दें, आगे बढ़ाएं, तो उसमें कुछ ऐड करके ही तो देना है, तभी तो मतलब है। तो मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। और थैंक यू मेंबर्स, थैंक यू सुधीर भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने आज सौंपी, और मैं जो कुछ भी मैं कर पाई मैंने अपना बेस्ट किया। और आई एम क्वाइट ग्रेटफुल टू यू Sudhir bhai, to this fellowship, to all my members who are listening with this much love and affection and compassion, I can say, compassion के साथ मुझे सुन रहे हैं, तो thank you very much, thank you, thank you, thank you, thank you.